माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का 8वां सेशन, जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके बाद आने वाले चैप्टर्स, आने वाले लेक्चर्स में भी हम क्या करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट आज कवर कर लेंगे अभी, और इसके बाद मॉडुलस की प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, आर्गुमेंट्स की प्रॉपर्टी कवर करेंगे। प्रॉपर हर एक प्रॉपर्टी के लिए, हर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के लिए प्रॉपर एक लेक्चर क्रिएट करेंगे जो कि 20 या 30 मिनट का होगा। और इसी बेसिस पर हम अपने इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। क्योंकि ये टॉपिक्स आने बहुत ज़रूरी है। ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस में ये जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे वो यूज़ होगी ही होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन प्रॉपर्टीज़ के यूज़ हुए बिना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व हो, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to understand the properties of the complex numbers with complex numbers, then argument of the complex number. Okay, so हम देखते हैं अपना टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है आज प्रॉपर्टीज ऑफ conjugates of complex numbers, कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सबसे पहली बात तो यही है कि हमें ये समझना है कि ये कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉन्जुगेट कहलाता क्या है। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z ये रहा तो उसका जो मिरर इमेज लेंगे रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो इधर कहीं आ जाएगी, और ये कहलाएगा z बार, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉन्जुगेट बेसिकली क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है, बस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज है विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट ये है कि अगला पॉइंट मतलब प्रॉपर्टीज है। तो बेसिकली एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सेकंड प्रॉपर्टी अपनी ये है कि z बार निकाला अपन ने, ठीक है, किसी z का z बार निकाला और उस z बार का अगेन फिर से z बार मतलब बार निकाल दिया, अगेन फिर से कॉन्जुगेट निकाल दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, वही का वही z इटसेल्फ आ जाएगा। यानी कि कितनी बार भी अपन एक से ज़्यादा कितनी बार भी अगर हम ये निकालते जाएंगे तो वापस से वही का वही घूम के आता जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा है, तो z बार कितना होगा, तो ये हो जाएगा i की जगह माइनस आई पुट कर देंगे, विच इज मेक इट 2 - 3 आयोटा। ओके, अगर इसका फिर से हम बार निकाल देंगे, बार का अगेन एक और बार निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, अब i की जगह अगेन माइनस आई पुट कर देगा, जो कि सेकंड वाली z बार को क्या करेगा, +3 आयोटा बना देगा। अगेन फिर से अगर एक बार और निकाल देंगे, हम 3 बार कर देंगे तो 2 - 3 आयोटा वापस आ जाएगा। अगर हम 4 बार कर देंगे तो वापस से 2 + 3 i आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक बार या दो बार, एक बार कॉन्जुगेट निकालें, 2 बार निकालें, 3 बार निकालें, वापस से वही का वही घूमते घूमते आ जाएगा। यानी कि फिलहाल में इस प्रॉपर्टी में हमने बात की है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट करते हैं तो वापस से घूम के वही का वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। वो ज्योमेट्री से भी हम समझ सकते हैं। अगर हमसे बोले कि बताओ इसका, इस z का बोलेगा बताओ इस z का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये रहा z बार। लेकिन अगर हमसे बोलेगा बताओ इस z बार का कॉन्जुगेट कहाँ है, तो वापस से बोलेंगे ये रहा z, है कि नहीं। तो इसी तरह से ये काम करेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बस हमें ये बता दी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक से ज़्यादा बार, अगर एक से ज़्यादा जैसे कि 2, 3, 4, 5, तो क्या करेगा, वापस से वही का वही कॉम्प्लेक्स नंबर घूम के आता जाएगा, कुछ नई चीज़ निकल के नहीं आएगी। क्लियर। और अगर वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा उस केस में हमें, कि इवन टाइम कॉन्जुगेट जो किया गया हो वो इवन टाइम किया हुआ, जैसे 2 बार किया गया हो, 4 बार किया गया हो, तो इस तरह से हम वापस से वही का वही कॉम्प्लेक्स नंबर गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या बताएगी, प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या बताएगी कि अगर z की वैल्यू z बार के इक्वल आ जाए तो, अब z की वैल्यू z बार के इक्वल कब हो सकती है, आप खुद सोचिए कि कब हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी कब है।
तो ये पॉसिबिलिटी कैसा है कि अगर z की वैल्यू एग्जांपल लेते हैं हम, कि अगर z की वैल्यू हम बोल दें कि z इक्वल्स टू 2 है, तो z बार भी क्या होगा, 2 ही होगा। लेकिन अगर हम बोल दें z इक्वल्स टू 2i है, तो z बार इक्वल्स टू क्या होगा, -2i होगा। यानी कि इस केस में z और z बार, सेकंड वाले केस में z और z बार तो इक्वल कभी आएंगे ही नहीं, है ना। सेकंड केस में z और z बार कभी इक्वल आएंगे नहीं। तो इसका मतलब एक ही केस हुआ हमारे पास इनके इक्वल आने का, जो कि हो जाता है फर्स्ट केस। यानी कि इनको क्या होना पड़ेगा, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को z और z बार अगर इक्वल है तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो z इक्वल्स टू z बार हो जाएगा, या z इक्वल्स टू z बार कभी गिवन मिल गया हमें, तो इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, प्योरली रियल है। ठीक है, चलो सेकंड थर्ड हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर आपके केस में z इक्वल्स टू अपने पास मिल जाए -z बार, अगर -z बार मिल जाए तो अब अगेन दोनों केसेस में ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस देखो, अब अगेन दोबारा इसको डिस्कस करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर 2 है तो 2 ही आने वाला है, z बार 3 है तो 3 आने वाला है, -2 है तो -2 ही आने वाला है। मतलब कि यहाँ ये केस सीधा सीधा समझ गया कि अगर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z और z बार इक्वल होंगे ही होंगे। लेकिन इनको देखो, अगर अब एग्जाम्पल हम ले लें अपना, सपोज करिए अपन ने एग्जाम्पल लिया z इक्वल्स टू 5 आयोटा, ठीक है। तो z बार कितना हो जाएगा, z बार इज -5 आयोटा हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू इधर पुट कर लो, z की वैल्यू पुट करते हैं इधर पे, तो 5 आयोटा हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस, और माइनस ये वाला माइनस है ना प्रॉपर्टी का, और z बार है -5 आयोटा। तो वापस से घूम के 5 आयोटा इज इक्वल्स टू 5 आयोटा ही आ जाएगा सॉल्व करने पर। यानी कि अगर ये वाले केस को हम देखेंगे तो z इक्वल्स टू माइनस ऑफ z बार अगर आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, z इक्वल्स टू z बार, z इक्वल्स टू माइनस z बार, क्लियर है। अगर प्योरली रियल है तो z इक्वल्स टू z बार, प्योरली इमेजिनरी है तो z इक्वल्स टू माइनस z बार होता है। तो अगर क्वेश्चन में कभी ये लिखा मिल जाता है तो इसका मतलब हम सीधे सीधे इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों में। चलिए तो अगले वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ प्रॉपर्टी है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, जो हम ऑलरेडी कॉन्जुगेट में देख चुके हैं, कॉन्जुगेट नहीं, यूलर्स फॉर्म में, सॉरी, यूलर्स फॉर्म में हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये बात कि अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू, हमने लिखा था, याद कीजिए, e टू पावर आयोटा थीटा प्लस e टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2, ये cos थीटा को लिखा था। और हमने sin थीटा को लिखा था, कि क्या हो जाएगा sin थीटा, e टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2i, ये होता है। तो ये कौन है और ये कौन है, तो इसको देखेंगे तो ये तो रियल पार्ट है ना, इस टू साइन थीटा को देखेंगे, ये तो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू पता है। अब ये e टू पावर आयोटा थीटा हो तो z है, e टू पावर माइनस आयोटा थीटा क्या है, z बार है ना। ये पीछे सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो हमें ये दोनों बातें ऑलरेडी पता है। तो वी नो डेट कि cos थीटा इज इक्वल्स टू e टू पावर आयोटा थीटा प्लस e टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2 होता है, और sin थीटा इज इक्वल्स टू e टू पावर आयोटा थीटा माइनस e टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2 होता है। जिसमें अगर हम अपना एक z कंसीडर करके चलें कि हमारे पास z है, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो इस केस में जो रियल पार्ट है वो x है, इमेजिनरी पार्ट है वो y है। यानी कि रियल पार्ट ऑफ z, ये cos थीटा इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z, है ना, होता ही है ना। और e टू पावर आयोटा थीटा तो कुछ z होता है, प्लस e टू पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, z बार होता है डिवाइड बाई 2। तो किसी भी रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में z और कंजुगेट ऑफ z के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो ऑलरेडी पीछे देख रखा है हमने, लेकिन उसी चीज को हमने एक नए तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी बात को अगर हम यहाँ देखें, साइन थीटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो अगर z का ये इमेजिनरी पार्ट है तो e टू पावर आयोटा थीटा विच इज z माइनस z ऑफ z का बार डिवाइड बाय 2। सॉरी एक मिनट, एक गड़बड़ यहाँ पर, यहाँ हमने आयोटा तो लिख दिया लेकिन यहाँ पर आयोटा नहीं था, ठीक है, तो ये आयोटा होना चाहिए था इधर। अब इसके बाद यहाँ पर भी अपने पास क्या बन जाएगा, z माइनस आयोटा z बार, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को कॉन्जुगेट के फॉर्म में लिखने की जरूरत पड़ी, हम लिख देंगे अब। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो 5 प्रॉपर्टीज हो गई। अब पांचवी प्रॉपर्टी के बाद जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप की प्रॉपर्टी है कि कॉन्जुगेट को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है, देखिए जैसे कि बोलते हैं Z1 प्लस Z2 और इन दोनों में कॉन्जुगेट लगाओ, तो सीधे सीधे हम बोल रहे हैं कि Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। मतलब कॉन्जुगेट को हम ब्रेक कर सकते हैं अगर एक से ज्यादा सम या डिफरेंस के फॉर्म में लगा हुआ हो, है ना। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी यही बन जाएगी, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट है, या एक से ज्यादा कितने भी हैं, नॉट Z1 इंटू Z2 की बात नहीं कर रहे हैं हम, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट ही आ जाएगा। अब इसी चीज को जनरलाइज कर लें अगर हम, इसी बात को अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या लिखेंगे कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और अप टू की ये चलता रहे Zn तक, कितने भी हो और इन सब के ऊपर बार हो तो अलग अलग कर सकते हैं। Z1 का बार अलग प्लस Z2 का बार अलग प्लस Z3 का बार अलग, और यही काम कहाँ तक, अप टू Zn तक करते रहेंगे। यही काम माइनस में होगा तो भी कोई परेशानी नहीं है, प्लस में होगा तो भी कोई परेशानी नहीं है ना। तो इस तरह से हम बोल रहे हैं कि किसी भी कॉन्जुगेट को हम ब्रेक करना पड़ा तो हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्जुगेट को ब्रेक कर सकते हैं प्लस में या माइनस दोनों के फॉर्म में, लेकिन क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर सकते हैं, सोचना ये भी है हमें। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं कि अगर हमारे पास हो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 और कितने भी का कॉन्जुगेट, ठीक है, एक से ज्यादा का प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, तो Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इंटू Z3 का कॉन्जुगेट, कितने में भी कॉन्जुगेट प्रोडक्ट में ब्रेक करके लगा सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरह क्या डिवाइड में भी कर सकते हैं, तो 9th प्रॉपर्टी अपनी डिवाइड में करने वाली, डिवाइड तो Z1 अपॉन Z2 है और इन दोनों का होल एक कॉन्जुगेट है, तो Z1 का अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा, Z2 का अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा। इस तरह से हम इनको डील कर लेंगे, ठीक है। अब इसी का मिक्स फॉर्म अगर हम देख लें, एक छोटा सा मिक्स फॉर्म कहने का मतलब ये है कि अगर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डिवाइड बाय Z4 इंटू Z5 इंटू Z6 या कितने भी हों, इन पूरे का एक कॉन्जुगेट है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पहले तो एक सिंगल डिवाइड में ब्रेक हो जाएगा, ये हो गया डिवाइडेड बाय Z4 Z5 Z6 ये हो गया। अब अगेन क्या होगा, प्रोडक्ट में ऊपर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट में भी तो दिख रहा है, तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट अपॉन Z4 कॉन्जुगेट Z5 कॉन्जुगेट Z6 कॉन्जुगेट। तो यहाँ से यहाँ अब हमें डायरेक्टली पहुँचना है कि अगर कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में या डिवाइड में हो और कॉन्जुगेट लगाना पड़े या कॉन्जुगेट ब्रेक करना पड़े तो हम सभी में लगा सकते हैं, है ना। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 9 प्रॉपर्टीज हमने कवर करी। अब इसके बाद आगे देखते हैं और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें, ठीक है। तो 9 के बाद 10th प्रॉपर्टी नंबर 10, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या बोलती है हमें कि Zn मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर है n और उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट को अंदर भेज दें और पावर को बाहर लगा दें, तो कोई परेशानी नहीं है, दोनों बातें एक ही है, दोनों सॉल्व करने पर आंसर एक ही आएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ी पावर हम लेंगे नहीं, टाइम टेकिंग होगा और उसका कुछ खास मतलब निकलेगा नहीं, हमें इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करना सीखना है ना। तो जैसे कि अगर मैं ये बोल दूं कि अपने पास हो z इज इक्वल्स टू अपने पास हो 1 प्लस आयोटा टू पावर और जैसे कुछ भी है, चलो 4 है, ठीक है। अब हमें z बार लेना पड़े तो क्या होगा, 1 प्लस आयोटा होल पावर 4 और ये z बार ऐसे आ जाएगा ना। लेकिन इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, z बार इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो ये पावर लगी है और ये कॉन्जुगेट लगा है, तो आप पहले क्या करो, ये कॉन्जुगेट को अंदर भेज दो, है ना, और पावर को आप बाहर लगा दो, ये।
अब इसका कॉन्जुगेट निकालना आसान होगा, यानी क्या आ जाएगा z बार इक्वल्स टू, इसका कॉन्जुगेट निकालना 1 माइनस आयोटा होगा और होल पावर 4 वैसे की वैसी होगी, तो ये निकल आया देखो सीधे सीधे इसका कॉन्जुगेट, है ना। ये z था और ये z था और ये z कौन है, z बार है। हालांकि वो हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि अगर z से z बार की तरफ पहुंचना है तो आयोटा की जगह क्या पुट कर दें, आयोटा की जगह क्या पुट कर दें, इस आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर दें, जितने भी आयोटा है उन आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर देंगे तो हमारा आंसर तभी निकल आएगा। तो चीज़ें चीज़ें सेम ही है, बस ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है, देखें 11 नंबर प्रॉपर्टी। 11 नंबर की प्रॉपर्टी अपने पास है कि अगर Z1 Z2 का बार हो प्लस Z2 और Z1 का बार हो, तो ये वैल्यू मतलब इस तरह से कुछ लिखा दिख जाए आपको, ये इस तरह से कुछ लिखा दिख जाए तो क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा। तो ये बात किसके इक्वल आ जाएगी, इसको पूरा हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करके जब निकालेंगे आंसर, मतलब Z1 को सिलेक्ट कर लो, Z2 को सिलेक्ट कर लो और फिर उसको वैल्यू पुट करके पूरा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम, तब उस केस में हमें जो निकल कर मिलेगा वो मिलेगा कि 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, है ना, जो भी रियल आएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ना वो इसके इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। ये ओके है ना, क्लियर। ये प्रॉपर्टी इसके इक्वल होती है, इसका यूटिलाइजेशन भी हम डायरेक्टली कर लेंगे क्वेश्चंस में। अब इसके बाद जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो कुछ एक फंक्शन के फॉर्म में है ना, फंक्शन के फॉर्म में है। फंक्शन के फॉर्म में कहने का मतलब क्या है हमारा, फंक्शन के फॉर्म में कहने का मतलब ये है कि अगर इफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है, ठीक है, इस तरह से z इक्वल्स टू, सॉरी एक मिनट, इस तरह से लिख देते हैं z इक्वल्स टू z1, z इक्वल्स टू f ऑफ z1, इस तरह से एक फंक्शन है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक फंक्शन है। तो देन अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालना पड़े, z बार निकालना पड़े, तो उसके इसमें क्या होगा, जहां जहां फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उन सारों के ऊपर बार लगा दो, बस सॉल्व कर दो, वही अपना आंसर है, ठीक है। तो ये और ये क्या है, ये सेम नहीं, मतलब सेम क्यों बोलेंगे हम उसको, सेम नहीं बोल सकते भाई, क्या बोलना पड़ेगा कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है तो उस केस में अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो सीधे जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा देंगे, वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट होगा, क्लियर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की, सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली हैं एक एक करके। अब इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देखें क्वेश्चन क्या है अपने पास, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ z टू पावर 3 प्लस z बार इज इक्वल्स टू 0, ये क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करें तो लेट कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट, लेट कर लेते हैं अपन। लेट किया कि z होगा x प्लस आयोटा y, तो z बार क्या होगा x माइनस आयोटा y। तो इस इक्वेशन को लो और वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, z की वैल्यू पुट कर दो, z बार की वैल्यू पुट कर दो, z की वैल्यू पुट करेंगे ये मिल जाएगा x प्लस आयोटा y टू द होल पावर 3, ये मिल जाएगा, इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू, प्लस का साइन है बीच में, तो प्लस z बार यानी x माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो, है ना, रियल पार्ट को अलग कर लो और फिर सॉल्व कर लो, तो कर लो, ठीक है। देखो इधर सॉल्व करेंगे, x प्लस आयोटा y टू पावर 3 है, तो इसमें लगाओ आप क्यूब का फार्मूला, चलो लगाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3a² b एज इट इज प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस x माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू 0, ये मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x क्यूब तो x क्यूब रहेगा, आयोटा का क्यूब का वैल्यू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, देन आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा और y का क्यूब एज इट इज प्लस अगले वाले में आयोटा दिख रहा है तो 3 इस तरह लिख दें, आयोटा 3x² y, ठीक है। और इधर पे क्या आयोटा का स्क्वायर है विच इज इक्वल्स टू -1, तो आयोटा का स्क्वायर -1 ये लगा दिया, माइनस और 3 बचा, x बचा और y² बचा प्लस x माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा, है ना। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं पूरा। ये इधर आयोटा की पावर्स, आयोटा वाली टर्म्स को अलग करें और तो उन दोनों मतलब कि बिना आयोटा वालों को अलग करें, कहने का मतलब रियल पार्ट को अलग करें, इमेजिनरी पार्ट को अलग करें। तो अपने पास रियल पार्ट क्या क्या आ गया, रियल पार्ट है x³ और दूसरा रियल पार्ट है -3xy² और तीसरा रियल पार्ट है +x, ये मिल गया रियल पार्ट प्लस आयोटा और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लो। एक तो y³ है -y³, ठीक है। दूसरा क्या कॉमन ले लिया, आयोटा, तो अपने पास क्या मिल रहा है, अपने पास मिल रहा है प्लस में 3x² y और अगला है अपने पास आयोटा माइनस आयोटा y विच इज -y इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे हम, ठीक है। अब देखना क्या लिखा हुआ है, अगर ये पूरा का पूरा इस पूरी बात को अगर हम x बोल दें कैपिटल में, इस पूरी बात को हम y बोल दें कैपिटल में, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो बेसिकली देखो इधर पे ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 0 थोड़ी होगा, 0 प्लस आयोटा y होगा ना, ये तो है ना। तो अगर ऐसा होगा तो रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी कि यहाँ से आ जाएगा अपने पास। आगे सॉल्व करेंगे तो x³ -3xy² प्लस x इज इक्वल्स टू 0 एंड -y³ प्लस 3x² माइनस y इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करने जाएंगे हम पूरा क्वेश्चन अपना, और सॉल्व करने के बाद अपने को मिल जाएगा क्या क्या मिल जाएगा कि x की वैल्यू मिल जाएगी, एक तो अपने को जस्ट मिनट इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो x, इन तीनों में x कॉमन दिख रहा है तो x बचेगा x² -3y² प्लस 1 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन से y अगर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा माइनस का y² प्लस का 3x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस केस में देख रहे हो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, पहले तो एक मिल गई हमें डायरेक्टली, है ना। यहाँ से x इक्वल टू 0 और दूसरा मिला x² -3y² प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये मिल गया y इक्वल टू 0 और -y² प्लस 3x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम, तो फाइनली जो हमें यहाँ से और यहाँ से, है ना, माइनस इधर ही है, यहाँ से और यहाँ से वैल्यूज मिलेगी तो x की और y की वैल्यूज मिल जाएंगी अपने को, सॉल्व करिएगा, प्लस -1/√2, ठीक है, प्लस -1/√2 x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो फाइनली अपने पास x है, y x0 है, y0 है, ठीक है। एक कितने पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे अपने को, वो काउंट कर लो आप। एक तो x0 y0 एक सॉल्यूशन, तो इधर लिख देते हैं एक सॉल्यूशन, x0 y0 एक सॉल्यूशन। दूसरा क्या मिलेगा, x0 और y प्लस में 1/√2, x0 और y माइनस में 1/√2, है ना, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद x खत्म हो गया, अब इसके बाद और क्या क्या आ जाएगा, और इसके बाद देखेंगे तो अपने पास 0 x0 y0
ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू ये और ये यहाँ से x और y ले लेंगे। तो एक काम करते हैं, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए था एक्चुअली, हमें क्या लिखना चाहिए था, जस्ट अ मिनट, है ना। तो इस तरह से लिखना चाहिए था हमें कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू मिल जाएगी। एक तो मिल जाएगा 0,0, ठीक है, कहाँ से, इन दोनों से 0,0, और इसके बाद दूसरी जो वैल्यूज आई हैं, x की भी ±√2 है और y की भी ±√2 है। तो इस तरह मैं लिख देता हूँ इसको, देखिए एक साथ, तो ±√2, ±√2, उससे क्या होगा कि x0 y0 खत्म, एक एक आ गया, और x और y यहाँ और यहाँ से मिली थी वैल्यूज, ठीक है, यहाँ से जो वैल्यूज मिली है उस केस में ±√2 और ±√2 एक्स वाई दोनों की वैल्यू मिली। तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज अवेलेबल है हमारे पास, 4 वैल्यूज अवेलेबल है ना, +√2 1/√2 +1/√2, है ना, फिर दूसरा +1/√2 -1/√2, तीसरा -1/√2 +1/√2, फिर चौथा -1/√2 -1/√2। 4 वैल्यूज हैं और एक ये वैल्यू है। तो टोटल मिला के जो हमारे पास वैल्यूज हैं इस आंसर के लिए वो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन विच आर इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं इनकी हेल्प से। क्लियर, तो चलिए इतना काफ़ी है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा आपको, ये पीछे छुप गया है मेरे सॉल्यूशन, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट मिनट, देख के नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, है ना, ये रहा सॉल्यूशन। इस तरह से हमने सॉल्व किया था, दो इक्वेशन, मतलब दोनों कंडीशन को इक्वल टू 0 लिया, रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को, और इसके बाद x और y की वैल्यूज निकालते गए, वैल्यूज निकली, और उसके बाद हमने पेयर्स बना लिए सारे के, कितनी क्या वैल्यूज मिल रही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 वैल्यूज मिलेंगी, सॉरी, ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 वैल्यूज मिली 1/√2 के फॉर्म में और एक 0,0 के फॉर्म में। तो इस तरह से पूरे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल के हमारे पास 5 आए। ठीक है, ओके देन एक और क्वेश्चन देख लिया जाएगा, तो रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप करिएगा। तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, MLE नंबर 59 में कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो अभी इसके लिए, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। ओके, बाय बाय।